बाद में हम देखते हैं छात्रों सिंधु घाटी सभ्यता में जो रोशनी की व्यवस्था थी, प्रकाश की जो व्यवस्था थी, उसके बारे में देखते हैं। रोशनी मतलब प्रकाश की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था किस प्रकार से करते थे वो, उसके बारे में हम देखते हैं। सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसमें सड़कों पर रोशनी का उचित प्रबंध था, सड़कों पर रोशनी का उचित प्रबंध था। उचित प्रबंध था, सड़कों पर रोशनी का उचित प्रबंध था। जगह जगह दीप स्तंभ, जगह जगह दीप स्तंभ बनाए गए। जगह जगह दीप स्तंभ बनाए गए थे। इन दीप स्तंभों में या इनमें मशालें जलती थी, मशाले व दीपक जलाए जाते थे, मसाले व दीपक जलाए जाते थे। तो छात्रों जो रोशनी की व्यवस्था थी, रोशनी की व्यवस्था के अंतर्गत क्या था, सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था का उचित प्रबंध था। सड़क थी तो सड़कों पर जगह जगह दीप स्तंभ बनाए गए थे और उन दीप स्तंभों के अंदर दीपक या जो मसाले थी तो मसाले उसके अंदर जलाई जाती थी। तो इस प्रकार से सिंधु निवासी जो रोशनी की व्यवस्था करते थे। छात्रों भवन, अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में जो सिंधु निवासी थे उनके भवन किस प्रकार के थे। तो भवनों के बारे में देखते हैं कि उनके भवन हड़प्पाकालीन भवन तीन भागों में विभक्त थे। हड़प्पा कालीन मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता। हड़प्पा कालीन भवन तीन भागों में विभक्त थे। आवासीय भवन दूसरा जो भाग था छात्रों उसके अंतर्गत है विशाल भवन और तीसरा जो भाग था उसके अंतर्गत सार्वजनिक स्नानागार व अन्नगार। सार्वजनिक स्नानागार व अन्नगार। तो इस प्रकार से तीन भागों के अंदर विभक्त थे। हड़प्पा कालीन भवन किसके अंदर विभक्त थे, आवासीय भवन, विशाल भवन, सार्वजनिक स्नानागार व अन्नगार। तो इनके अंदर ये तीन भागों के अंदर ये विभक्त थे। छात्रों जो हड़प्पा कालीन जो भवन जो सिंधु सभ्यता में 30 कमरों तक के बड़े भवन प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता में 30 कमरों तक के बड़े भवन प्राप्त हुए हैं। 30 कमरों तक के बड़े भवन प्राप्त हुए हैं। 2 मंजिल के भवन भी प्राप्त हुए हैं सिंधु सभ्यता से। 2 मंजिल के भवन, 2 मंजिल
के भवन भी प्राप्त हुए हैं। 2 मंजिल के भवन भी प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक मकान में रसोई घर, आंगन, प्रत्येक मकान में रसोई घर, आंगन, रसोई घर, आंगन, स्नानागार बना होता था। स्नानागार बना होता था। स्नानागार बना होता था। घरों के दरवाजे मुख्य तरफ की तरफ न खुलकर पीछे की तरफ खुलते थे। सिंधु सभ्यता में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ न खुलकर घरों के दरवाजे मुख्य तरफ न खुलकर पीछे की तरफ खुलते थे। सिंधु सभ्यता में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ न खुलकर पीछे की तरफ खुलते थे। सामान्यतः मकान छोटे होते थे, जिनमें 5-6 कमरे होते थे। सामान्यतः मकान छोटे होते थे, जिनमें 5 से 6 कमरे होते थे। 5 से 6 कमरे होते थे। मकानों का निर्माण कच्ची व पक्की ईंटों से किया जाता था। मकानों का निर्माण कच्ची व पक्की ईंटों से किया जाता था। कच्ची व पक्की ईंटों से किया जाता था। मिट्टी व जिप्सम का प्लास्टर किया जाता था। मिट्टी मकानों में मिट्टी व जिप्सम का प्लास्टर किया जाता था। गंदा पानी निकालने के लिए नालियों का निर्माण किया गया। मकानों में किया जाता था। गंदा पानी निकालने के लिए नालियों का निर्माण मकानों में किया जाता था। छत व दूसरी मंजिल पर जाने के लिए भवनों में सीढ़ियां बनी होती थी। छत व दूसरी मंजिल पर जाने के लिए छत में दूसरी मंजिल पर जाने के लिए भवनों में सीढ़ियां बनी होती थी।
सीढ़ियां बनी होती थी। कालीबंगा के मकान कच्ची ईंटों से बने थे। कालीबंगा के मकान कच्ची ईंटों से बने थे। कच्ची ईंटों से बने थे, जबकि मकान की फर्श अलंकृत ईंटों से बनी हुई थी। अलंकृत ईंटों से बनी हुई थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी ईंट मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी ईंट 51.43 सेंटीमीटर 51.43 सेंटीमीटर गुणा 26.27 सेंटीमीटर 26.27 सेंटीमीटर गुणा 6.35 सेंटीमीटर 6.35 सेंटीमीटर आकार की थी। सिंधु सभ्यता में जब सबसे छोटी ईंट का आकार सिंधु सभ्यता में सबसे छोटी ईंट का आकार 24.13 सेंटीमीटर गुणा 11.05 सेमी गुणा 11.05 सेमी गुणा 5.08 सेंटीमीटर था। 5.08 सेंटीमीटर था। सिंधु सभ्यता में सामान्यतः सामान्यतः 4:2:1 की ईंटें 4:2:1 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की ईंटें प्राप्त हुई हैं। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की ईंटें प्राप्त हुई हैं। छात्रों, जो भवन है सिंधु घाटी सभ्यता कालीन जो भवन है सिंधु सभ्यता के पुरातात्विक स्थलों की जब हमने खुदाई की तो वहां से हमें कई प्रकार के विशाल भवन प्राप्त हुए, मकान प्राप्त हुए, दुर्ग प्राप्त हुए। वहां से जो ये भवन थे किस प्रकार के भवन बनाए गए छात्रों? 3 प्रकार के भवन जो हमें प्राप्त होते हैं। कहां से? सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर से कितने प्रकार के भवन प्राप्त होते हैं? 3 प्रकार के। आवासीय भवन जिसके अंदर लोग निवास करते थे, विशाल भवन जो सार्वजनिक महत्व के लिए जो प्रयोग किए जाते थे, बड़े बड़े भवन, तथा सार्वजनिक स्नानागार व अन्न भंडार। तो स्नानागार वे अन्न भंडार भी हमें प्राप्त हुए। इसकी तो कितने भवन प्राप्त हुए? 3 प्रकार के भवन प्राप्त हुए। सिंधु घाटी सभ्यता के जो भवन है भवनों को 3 भागों के अंदर बांटा गया है।
कितने भागों में बांटा गया छात्रों? 3 भागों के अंदर बांटा गया। आवासीय भवन, विशाल भवन, सार्वजनिक स्नानागार व अन्य गार। तो छात्रों सिंधु सभ्यता में 30 कमरों तक के बड़े बड़े भवन प्राप्त हुए। कितने कमरों तक के प्राप्त हुए? 30 कमरों तक के बड़े बड़े भवन हमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए। सिंधु सभ्यता से 2 मंजिल के भवन भी प्राप्त हुए। सिंधु सभ्यता से कितने मंजिल के भवन प्राप्त हुए? 2 मंजिल के भवन भी हमें प्राप्त होते हैं। प्रत्येक मकान में रसोई घर, आंगन, स्नानागार बना हुआ था। जो प्रत्येक मकान है उसके अंदर रसोई घर भी था, आंगन भी था और स्नानागार भी था। ऐसा कोई सा भी मकान ऐसा नहीं था सिंधु सभ्यता के अंदर जिसके अंदर ये जो चीजें नहीं थी। तो सिंधु सभ्यता के प्रत्येक मकान में क्या क्या थे? रसोई घर था, आंगन था, स्नानागार बना हुआ था। सिंधु सभ्यता में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ न खुलकर पीछे की तरफ खुलते थे। सिंधु सभ्यता की विशेषता है कि जो उनके मुख्य दरवाजे थे, जो मेन गेट होता था उनका, वो मुख्य सड़क पर नहीं खुलता था, जबकि वो पीछे की तरफ खुलता था। सामान्यतः मकान जो छोटे होते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो सामान्यतः मकान देखेंगे वो छोटे थे और उनके अंदर 5 से 6 कमरे बने हुए थे। मकानों के अंदर कितने कमरे बने हुए थे? 5 से 6 जो कमरे बने हुए थे। 2 मंजिल के मकान भी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हमें प्राप्त हुए हैं कि डबल मंजिल के मकान भी वहां पर बनाए जाते थे। किसके अंदर? सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। मकानों का निर्माण कच्ची व पक्की ईंटों से किया जाता था। किससे किया जाता था छात्रों? कच्ची ईंटों से भी मकान बनाए जाते थे तथा पक्की ईंटों से भी मकान बनाए जाते थे। कालीबंगा से हमें पक्की ईंट के मकान का प्रमाण प्राप्त नहीं होता है, वहां से हमें कच्ची ईंटों से बने मकानों का प्रमाण प्राप्त होता है। इसीलिए इसे दीनहीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि दीनहीन मतलब गरीबों की सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। दीनहीन सभ्यता भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कालीबंगा को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि कच्ची मिट्टी की ईंटों से निर्मित मकान हमें प्राप्त हुए हैं। सड़कों, मकानों में मिट्टी में जिप्सम का प्लास्टर किया जाता था। जब मकानों का स्ट्रक्चर जो ढांचा था वो बना लिया जाता था, जो मकानों का जब ढांचा बन गया तो उस ढांचे पर प्लास्टर किया जाता था। प्लास्टर किसका करेंगे? वो प्लास्टर करने के लिए वो जिप्सम का जो बुरादा था उसका तथा मिट्टी का प्रयोग करते थे। मिट्टी में जिप्सम से वो मकानों पर प्लास्टर किया करते थे। गंदा पानी निकालने के लिए नालियों का निर्माण किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषता है, जो गंदा पानी निकालने के लिए क्या करते थे? नालियों का निर्माण करते थे। तो घरों के अंदर नालियां बनी होती थी, जो घरों का गंदा पानी क्या करते थे? बाहर निकालती थी। और एक मुख्य नाली जो कि सड़क के दोनों तरफ बनी होती थी। सड़क के दोनों तरफ जो नालियां बनी होती थी वो मुख्य नालियां होती थी। घरों के अंदर भी जो नालियां बनाई गई थी वो नालियां क्या करती थी? घरों से गंदा पानी निकालकर और उन मुख्य जो नालियों के अंदर ले जाती थी। और मुख्य नालियां क्या है कि आगे गंदा पानी को ले जाती थी। छत में दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर छतों पर चढ़ने के लिए तथा डबल मंजिल के जो मकान हमने देखे हैं, डबल मंजिल के जो मकान के अंदर चढ़ने के लिए, वह छतों पर चढ़ने के लिए क्या किया जाता था? उसके ऊपर सीढ़ियां बनाई गई। सीढ़ियों के द्वारा वो डबल मंजिल के मकानों पर चढ़ते थे तथा साथ ही वो छतों पर भी चढ़ते थे। छात्रों, कालीबंगा के मकान कच्ची ईंटों से बने थे, जबकि मकान की फर्श अलंकृत ईंटों से बनी हुई थी। तो कालीबंगा के जो मकान थे वो किससे बने हुए थे छात्रों? ये कच्ची ईंटों से बने होते थे। किससे बने होते थे? कच्ची ईंटों से बनाए गए थे। परंतु जो फर्श की जो ईंटें थी वो क्या थी? वो अलंकृत ईंटें। जो फर्श जो बनाया गया था वो किससे बनाया गया? वो अलंकृत ईंटों से वो बनाया गया। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी ईंट 51.43 सेंटीमीटर की। मोहनजोदड़ो से जो सबसे बड़ी ईंट हमें प्राप्त हुई है वो कितने सेंटीमीटर की है? 51.43 सेंटीमीटर की ये ईंट है। 26.27 सेंटीमीटर, 51.43 सेंटीमीटर गुना 26.27 सेंटीमीटर गुना 6.35 सेंटीमीटर आकार की थी। तो किस मोहनजोदड़ो से जो सबसे बड़ी ईंट हमें प्राप्त हुई वो कैसी थी छात्रों? वो थी 51.43 सेंटीमीटर गुना 26.27 सेंटीमीटर गुना 6.35 सेंटीमीटर आकार की वो ईंट थी। छात्रों, सबसे जो छोटी ईंट का आकार था, सबसे छोटी ईंट का आकार कैसा था? सबसे छोटी ईंट का आकार है 24.13 सेंटीमीटर। कैसा था? 24.13 सेंटीमीटर सबसे छोटी ईंट थी तथा 23 ये सबसे छोटी ईंट का आकार कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता जो सबसे छोटी ईंट प्राप्त हुई हमें वो 24.13 सेंटीमीटर गुना 11.5 सेंटीमीटर गुना 5.8 सेंटीमीटर था। किस प्रकार की थी? 24.13 सेंटीमीटर गुना 11.5 सेंटीमीटर गुना 5.8 सेंटीमीटर था। सिंधु घाटी सभ्यता से जो ईंटें हमें प्राप्त हुई है उनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो
किस प्रकार से थी छात्रों, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई थी 4:2:1। तो 4:2:1 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाली ईंटें हमें वहां से प्राप्त हुई। कहां से प्राप्त हुई है? सिंधु घाटी सभ्यता से हमें ये प्राप्त हुई है। छात्रों सिंधु घाटी सभ्यता से जो हमें ईंटें प्राप्त हुई है, ईंटों का क्या है छात्रों, ईंटें जो प्राप्त हो रही है, तो ये ईंटें विभिन्न आकार की ईंटें हैं। तो विभिन्न प्रकार की जो ईंटें हैं, तो इनके बारे में हम देखते हैं कि एल आकार की ईंटें कैसी थी? एल आकार, अंग्रेजी का जो अक्षर है एल आकार की ईंटें, एल आकार की ईंटें भी जो प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है? एल आकार की ईंटें सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातात्विक स्थलों की जब खुदाई की गई तो यहाँ से ये ईंटें प्राप्त हुई है। ये ईंटें क्या काम में आती थी? मकान के किनारे, मकान के बाहरी हिस्से, मकान के किनारे, मकान के किनारे, मकान के बाहरी हिस्से, मकान के बाहरी हिस्से, मकान के बाहरी हिस्से, मल निकास की व्यवस्था में प्रयोग, मल निकास की व्यवस्था में प्रयोग, मल निकास की व्यवस्था में प्रयोग किया जाता था। किसका? एल आकार की ईंटों का। इसके अतिरिक्त कच्ची ईंटें, कच्ची ईंटें, तो कच्ची ईंटों का जो प्रयोग किया जाता था वो रक्षा दीवार, चबूतरा, सड़क निर्माण में, रक्षा दीवार, चबूतरा, सड़क निर्माण में प्रयोग, इसका प्रयोग शुरू किया जाता था रक्षा दीवार में, चबूतरा बनाने में तथा जो सड़क निर्माण में प्रयोग किया जाता था इसका पक्की ईंटें, पक्की ईंटें, पक्की ईंटों का प्रयोग कहाँ किया जाता था छात्रों? ये विशाल भवन निर्माण में, विशाल भवन निर्माण में फन्नीदार ईंटें, फन्नीदार ईंटें, तो फन्नीदार ईंटों का जो प्रयोग किया जाता था वो जल निकासी की व्यवस्था में, जल निकासी की व्यवस्था में, जल निकासी की व्यवस्था में अलंकृत ईंटें, अलंकृत ईंटें, फर्श में प्रयोग, फर्श में प्रयोग किया जाता था, फर्श में प्रयोग किया जाता था। तो छात्रों जो एल आकार की ईंटें थी, एल आकार की ईंटें मकान के किनारे, मकान के बाहरी हिस्से में प्रयोग किया जाता था। मकान के किनारे एल आकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था तथा मकान की जो बाहरी हिस्सा था वहां पर एल आकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। मल निकासी की व्यवस्था में इसका प्रयोग किया जाता था। किसमें किया जाता था? मल निकासी की व्यवस्था में भी इसका प्रयोग किया जाता था। कच्ची ईंटें, कच्ची ईंटों का प्रयोग कहाँ होता था? रक्षा दीवार, चबूतरा, सड़क निर्माण में प्रयोग किया जाता था। कहाँ किया जाता था? रक्षा दीवार के अंदर प्रयोग किया जाता था तथा जो सड़क निर्माण में इनका प्रयोग किया जाता था। पक्की ईंटें, विशाल जो बड़े बड़े भवन होते थे, विशाल भवनों के निर्माण में तो इनका प्रयोग किया जाता था। फन्नीदार ईंटें, फन्नीदार ईंटों का जल निकासी की व्यवस्था में, जल निकास में जल को, गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए फन्नीदार ईंटों का प्रयोग करके नालियों का निर्माण किया जाता था। अलंकृत ईंटें, कालीबंगा जो नामक पुरातात्विक स्थल है वहां से हमें क्या प्राप्त हुआ कि जो फर्श एक ऐसा फर्श प्राप्त हुआ जो अलंकृत ईंटों से बना हुआ था। इससे ये सिद्ध होता है कि जो अलंकृत ईंटें थी, अलंकृत ईंटें किसके प्रयोग में की जाती थी, किस लिए प्रयोग की जाती थी? ये अलंकृत ईंटें फर्श में प्रयोग किया जाता था। किसका? फर्श के अंदर प्रयोग किया जाता था। किसका? अलंकृत ईंटों का। तो छात्रों इस प्रकार से जो
जो ये नगर नियोजन था किसका, ये नगर नियोजन है छात्रों, तो ये नगर नियोजन था तो सिंधु घाटी सभ्यता का। तो छात्रों सिंधु घाटी सभ्यता की ये नगर योजना थी। इसके अंदर हमने दुर्ग तथा नगरों का के बारे में चर्चा की तथा हमने भवनों के बारे में चर्चा की, सड़कें और नालियां तथा रोशनी की जो व्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता में उसके बारे में हमने चर्चा की। छात्रों अब हम जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में छात्रों अब हम जो यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं। तो किस प्रकार की यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था थी, तो राजनीतिक व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था, छात्रों सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था को लेकर विद्वानों में मतभेद है। इसमें क्या छात्रों, विद्वानों में मतभेद। सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था को लेकर विद्वानों में मतभेद। तो छात्रों तो विद्वानों में मतभेद है यहाँ पर, और मतभेद जो विभिन्न विद्वान हैं वो अलग अलग जो बात बताते हैं। कोई यहाँ पर जनतंत्रात्मक शासन बताता है, कोई पुरोहित वर्ग के हाथ में शासन बताता है, तो कोई वणिक वर्ग के हाथ में शासन बताता है, तो कोई विद्वान यहाँ पर राजतंत्रात्मक शासन होने का प्रमाण प्रस्तुत करता है। तो छात्रों इस प्रकार से जो विभिन्न विद्वान हैं उनके अंदर क्या है कि एक मत नहीं है, उनमें आपसी सहमति नहीं है, वो विभिन्न जो अपनी बातें बताते हैं। तो छात्रों तो राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जो बताया गया वो किस प्रकार से हम देखते हैं कि स्टुअर्ट पिगट विद्वान है, स्टुअर्ट पिगट। तो स्टुअर्ट पिगट है, ये क्या बताते हैं कि सिंधु प्रदेश पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव था, सिंधु प्रदेश पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव था, पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। छात्रों अगले विद्वान है हंटर। हंटर क्या बताते हैं, मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर, मोहनजोदड़ो ये सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल है, मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। न होकर जनतंत्रात्मक था। जनतंत्रात्मक था। मेके अगले विद्वान है मेके। तो मेके नामक विद्वान क्या बताते हैं कि मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रतिनिधि शासक के हाथ में था। मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रतिनिधि शासक के हाथ में था। एक प्रतिनिधि शासक के हाथ में था। एएल बाशम के अनुसार पुरोहित वर्ग, यहां पुरोहित वर्ग का शासन था। जहां पुरोहित वर्ग का शासन था। व्हीलर सिंधु प्रदेश के लोगों के शासन को मध्यम वर्गीय, सिंधु प्रदेश के
शासन को, सिंधु प्रदेश के शासन को मध्यवर्गीय जनतंत्रात्मक शासन कहा। मध्यवर्गीय जनतंत्रात्मक शासन कहा। शासन कहा और उसमें धर्म की महत्ता को स्वीकार किया और उसमें धर्म की महत्ता को स्वीकार किया। धर्म की महत्ता को स्वीकार किया। डॉक्टर आर.एस. शर्मा, डॉक्टर आर.एस. शर्मा डॉक्टर आर.एस. शर्मा सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे अधिक ध्यान व्यापार वाणिज्य की तरफ दिया। सिंधु सभ्यता के लोगों ने सर्वाधिक ध्यान व्यापार वाणिज्य की तरफ दिया। व्यापार वाणिज्य की तरफ दिया। अतः हड़प्पा का शासन वणिक वर्ग के हाथ में था। अतः हड़प्पा का शासन वणिक वर्ग के हाथ में था। छात्रों, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में ये बताया गया है कि जो विद्वानों के अंदर आपस के अंदर मतभेद है। राजनीतिक व्यवस्था में क्या है छात्रों कि विद्वानों में क्या है कि आपस के अंदर ये मतभेद व्याप्त है। इसके अंदर स्टुअर्ट पिगट ने क्या बताया है? सिंधु प्रदेशों पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। किसका प्रभाव था? सिंधु प्रदेशों पर पुरोहित वर्ग का इसने प्रभाव माना है। हंटर नामक विद्वान है, ये क्या बताता है? मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। तो मोहनजोदड़ो का शासन किस प्रकार का था? राजतंत्रात्मक न होकर ये जनतंत्रात्मक शासन था। ये कौन बताता है? हंटर नामक जो विद्वान है, ये हंटर नामक विद्वान इस बात को जो बताते हैं। मेके नामक जो विद्वान है, मेके क्या बताते हैं? मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रतिनिधि शासक के हाथ में था। तो मोहनजोदड़ो का शासक किसके हाथ में था? शासन है एक प्रतिनिधि शासक के हाथ में मोहनजोदड़ो का शासन है। बताते हैं कौन बताते हैं? मेके नाम के विद्वान बताते हैं। ए.एल. बाशम नाम के विद्वान है, ये क्या बताते हैं कि यहाँ पुरोहित वर्ग का शासन था। अर्थात जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर पुरोहित वर्ग के शासन की बात कौन बताते हैं? मेके नामक जो विद्वान ये बताते हैं। ये ए.एल. बाशम नामक विद्वान है। ए.एल. बाशम नामक विद्वान क्या बताते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता का जो शासन था वो शासन किसके हाथ में था? एक पुरोहित वर्ग के हाथ में था। व्हीलर नामक जो विद्वान है, क्या बताते हैं कि सिंधु प्रदेश के शासन को मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन कहा है और इसमें धर्म की महत्ता को स्वीकार किया है। तो व्हीलर नामक जो विद्वान है, इन्होंने क्या बताया कि सिंधु सभ्यता का जो शासन था वो मध्यम वर्गीय, जो ये मध्यम वर्गीय क्या था? जनतंत्रात्मक शासन था और यहाँ पर धर्म को महत्व दिया गया था। डॉक्टर आर.एस. शर्मा क्या बताते हैं कि यहाँ का जो शासन था, सिंधु सभ्यता के लोगों ने सर्वाधिक ध्यान व्यापार वाणिज्य की तरफ दिया थे। हड़प्पा का शासन किसके हाथ में था? वणिक वर्ग के लोगों के हाथ में जो हड़प्पा का शासन था। तो हड़प्पा के शासन को किसके हाथ में बताया? वणिक वर्ग के हाथ में ये बताया। जिस प्रकार से जो विद्वान है, विद्वानों के अंदर आपस में मतभेद है कि यहाँ पर किस प्रकार का शासन था? क्या राजतंत्रात्मक शासन था या जनतंत्रात्मक शासन था या पुरोहितों का शासन था या किसी प्रतिनिधि जो व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर शासन था या फिर यहाँ जो वणिक वर्ग के हाथ में था? तो किस प्रकार का शासन था? ये विवाद का विषय है छात्रों। और ये विभिन्न विद्वान स्टुअर्ट पिगट, हंटर, मेके, ए.एल. बाशम, व्हीलर, आर.एस. शर्मा, तो इस प्रकार के विद्वान ही अपने अलग अलग मत यहाँ पर प्रदान करते हैं।